अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आज हमने जो अपनी रिवीजन करनी है वो चैप्टर नंबर 13 की करनी है, ठीक है। तो चैप्टर 13 की रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि चैप्टर 13 के फार्मूलाज आपके सामने होने चाहिए, ठीक। और रिवीजन से पहले ये भी ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले अपने तौर पर इस सारे चैप्टर को रिवाइज कर लेना है ताकि रिवीजन जो है आपकी इफ़ेक्टिव हो, ठीक है जी। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करें लाइन ऑफ बेस्ट फिट। कंस्ट्रक्ट करें लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो याद रखिएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट का नाम होता है रिग्रेशन लाइन। ये हमारी रिग्रेशन लाइन होती है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमारी रिग्रेशन लाइन। तो हमने कहा कि भाई रिग्रेशन लाइन तो कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन हमारे पास तो दो तरह की रिग्रेशन लाइन होती है, एक y ऑन x के साथ, एक x ऑन y के साथ। हमें कौन सी वाली फाइंड करनी है? हमने कहा ये क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि कौन सी वाली फाइंड करनी है, y ऑन x के साथ फाइंड करनी है या x ऑन y के साथ फाइंड करनी है। तो हमने कहा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रिक्वायरमेंट ए पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ए में कहता है डिटरमिन द रिग्रेशन इक्वेशन। मुझे रिग्रेशन इक्वेशन को डिटरमिन करो। किसके लिए? मुझे रिग्रेशन इक्वेशन किसके लिए बनानी है? कॉस्ट के लिए बनानी है। यानी कि मैं कॉस्ट को डिटरमिन करने जा रहा हूँ। डिटरमिन मतलब फाइंड करने जा रहा हूँ। डिटरमिन मतलब एस्टीमेट करने जा रहा हूँ। इट्स मीन मैं कॉस्ट को फाइंड करना चाहता हूँ, कॉस्ट को एस्टीमेट करना चाहता हूँ। हमें पता है जिसको हमने फाइंड करना होता है वो हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो कॉस्ट यहाँ पर क्या हो गया? हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्या था? कॉस्ट ऑन आउटपुट। ऑन के बाद हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, हमेशा याद रखना है। यानी कि जब भी लिखा हो कॉस्ट ऑन आउटपुट, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, तो हमेशा इस तरह रीड करना, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट में क्या चेंजिंग आएगी। और वैसे भी अगर मैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजर दौड़ाऊं, वो कह रहा है एस्टीमेट टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट को फाइंड करो। जिसको फाइंड करना होता है वो हमारे लिए डिपेंडेंट होता है। आउटपुट इस 15,000, उसने कहा आउटपुट 15,000 है। हमने कहा ठीक है, अगर आउटपुट 15,000 है यानी कि आउटपुट गिवन है। जो चीज़ गिवन हो वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमें पता काम करती है, ठीक है। अब आउटपुट और टोटल कॉस्ट, इसमें से जिस मर्जी को आपकी मर्जी एक्स रख लो, जिस मर्जी को वाई रख लो। तो हमने कहा हुआ है कि अगर वेरिएबल्स नहीं लगे हुए तो हम अपनी सहूलत से हमेशा वाई ऑन एक्स लेंगे। तो वाई ऑन एक्स में वाई ऑन एक्स का मतलब है कि वाई हमारे पास इंडिपेंडेंट है और एक्स हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन इस तरह बनेगी, कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी आउटपुट, या y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हमने ये वाली लाइन बनानी है, ठीक है। तो हमने कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है मेरे पास? y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास x है। यानी कि इस आउटपुट को मैंने x कह दिया, इस टोटल कॉस्ट को मैंने y कह दिया। अगर वेरिएबल मैंने खुद लगाने हैं तो हम हमेशा अपनी आसानी के लिए y ऑन x के साथ लगाऊंगा। मर्जी आप x ऑन y के साथ भी कर सकते हो, लाइन उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो a के लिए मैंने क्या किया? रिग्रेशन लाइन बनानी है y ऑन x। आपको पता है रिग्रेशन लाइन बनानी है, चुपचाप कैलकुलेटर में जाएं, x में 17, 15, 12, 22 पुट करें और y में 63 पुट करें। आपके पास कैलकुलेटर से a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। तो शाबाश, कैलकुलेट करें। क्या आंसर आता है मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। और आपको पता है कि कैलकुलेटर से किस तरह कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है ये मोड प्रेस किया, मतलब ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर में कैसे लिखनी है। आपने सबसे पहले मोड प्रेस किया, मोड के बाद आपने 3 में स्टैट प्रेस किया, उसके बाद आपने फर्दर 2 में a प्लस बी एक्स, देखिए ये लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। तो एक a प्लस बी एक्स, जैसे a प्लस बी एक्स आपने किया तो आपके पास 2 कॉलम आ गए, एक x का और एक y का।
तो वैल्यूज पुट कर दें शाबाश। x में 17, 15, 12, 22, 18, y में 63, 61, 52, 74, 68। ठीक है, तो वैल्यूज पुट हो गई। अब हमने आंसर फाइंड कर लेना, तो कैलकुलेटर से a फाइंड कर लें। तो आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद 1 नंबर पे स्टैट लिखा होगा न्यूमेरिक की में, तो शिफ्ट और 1 प्रेस किया। उसके बाद आपने 5 नंबर पर प्रेस करना है REG रिग्रेशन। REG रिग्रेशन फाइंड किया, आगे सारे पड़े हुए हैं। तो a, ये a कैसे मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ से रश कम करते हैं ज़रा। मुझे रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, तो जो a आएगा मेरे पास, ये a, मुझे लाइन चाहिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a मेरे पास 1 नंबर पर आ रहा है, तो a मेरे पास आ गया 26.93, 26.93। b क्या रहा, अच्छा b के साथ प्लस है या माइनस है, ये b फैसला करते हैं अभी हम। ठीक है, तो शिफ्ट 1 प्रेस किया दोबारा, फिर 5 प्रेस किया और b हमारे पास 2 पर आ रहा है, तो b प्लस में आ रहा है, यानी कि प्लस 2.18x। तो ये y हैट आएगी, हमेशा y हैट आता है। तो ये देखें, ये मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बना ली और यही ही मैंने रिग्रेशन इक्वेशन बना ली कॉस्ट ऑन आउटपुट पर। ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि अगर 15,000 आउटपुट है तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो कोई मसला नहीं। तो ये देखें, इस x की जगह 15,000 पुट कर लें, तो देखें y हैट जो कि कॉस्ट है कितनी आती है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2.18 प्लस 26.93, आंसर आ गया 327 राउंडिंग करके। ये हमारे पास अगर 15,000 आउटपुट हो तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 32,727। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, बी वाला देखते हैं। बी वाला कह रहा है कि एस्टिमेट करो टोटल कॉस्ट, यानी कि ये जो वाई हैट है ना, याद रखना ये वाई हैट मेरी कॉस्ट है, ये वाई हैट मेरी कॉस्ट है, और ये जो एक्स है ये मेरा आउटपुट है और ये वाई हैट मेरी कॉस्ट है। अब वो कह रहा है अगर आउटपुट 30 हो बताओ कॉस्ट कितनी आएगी। तो ठीक है, अगर आउटपुट फाइंड करना है इसके लिए तो बड़ा आसान, अब इसी x की जगह अब 30 पुट कर लें, तो बताएं कॉस्ट क्या आएगी। तो बाकी सारा सेम रहेगा, 26.93 प्लस 2.18, तो x की जगह 30 पुट कर लिया, तो देखिए आंसर क्या आता है। आंसर आ गया 92.33। तो ये आंसर आ गया पार्ट बी का। समझ लगी? क्लियर? होप सो आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, तो पहली की जो हमारे पास लाइन बनी वो ये बनी, मैं लाइन यहाँ पे लिख लेता हूँ, y हैट इज इक्वल टू 26.93 प्लस 2.18x, ये पहले की लाइन बनी। ठीक है, तो बाकी सबको हम कर देते हैं इरेज। क्वेश्चन सी पढ़ें। क्वेश्चन सी में वो कह रहा है कि मुझे एस्टिमेट कर दो आउटपुट को, यानी कि मुझे आउटपुट को एस्टिमेट कर दो जबकि कॉस्ट कितनी है मेरी 100 है। तो जब कॉस्ट 100 है और हमें किसको एस्टिमेट करना है, आउटपुट को, यानी कि अब मेरे पास जो मेरी वेरिएबल्स हैं उनकी थोड़ी सी तरतीब जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज हो जाएगी? एस्टिमेट आउटपुट, वो कह रहा है आउटपुट को एस्टिमेट करो। हमने कहा जिसको एस्टिमेट करना होता है, जिसको फाइंड करना होता है, हम उसको वाई रखते हैं। अच्छा,
अब मर्जी है आपके पास, या तो आप एस्टीमेट आउटपुट को फाइंड करना है, या तो मर्जी है आउटपुट y बना लो, कॉस्ट गिवन है, जो गिवन होता है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप इसको x बना लें, यानी कि इस तरह इसको y कर लें, इसको x कर लें, ठीक है, क्लियर, इसको y कर लें, इसको x कर लें, ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। या दूसरे लफ्जों में x और y को एज इट इज रहने दें, x और y को एज इट इज रहने दें, लाइन ही बदल दें, यानी कि पहले आपने लाइन बनाई थी y ऑन x के साथ, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बनाई थी, ठीक है, और वो लाइन कौन सी बनी थी आपको पता ही, वही ये वाली बनी थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं फर्ज करें कि पुराने वाले ही वेरिएबल्स को लिखा रहने दूं, एक तो तरीका ये कि वेरिएबल्स ही बदल दो, वेरिएबल्स बदल के दोबारा लाइन y ऑन x दोबारा बना लो। दूसरा तरीका ये कि वेरिएबल्स x और y ही रहने दें, अब अपने क्या करें, लाइन बदल दें। तो लाइन किस तरह बदलेंगे, उसने हमें कहा एस्टीमेट आउटपुट, अब मुझे आउटपुट को फाइंड करना है, आउटपुट को फाइंड करना है, यानी कि इस आउटपुट को मुझे फाइंड करना है। तो जिसको फाइंड करना है लाइन उसके साथ बनती है, तो यानी कि अब x ऑन y के लिए मेरे पास लाइन बनेगी, और x ऑन y के लिए क्या होता है, x हैट इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है, चलिए हम इस तरह ही कर लेते हैं x और y, ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब ये बात याद रखनी है, अब कैलकुलेटर को कैसे पता चलेगा x कौन सा है y कौन सा है, ठीक है। तो देखें आपने कैलकुलेटर में पहले इसको x रखा, अब ये कैलकुलेटर वाली बात सुननी है क्योंकि यहाँ पे बच्चे इसका कंफ्यूज होते हैं। हमने पहले यहाँ पर x रखा और यहाँ से y रखा। हमने क्या किया, कैलकुलेटर में क्वेश्चन ए के लिए बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में क्वेश्चन ए के लिए हमने आउटपुट को x रखा, टोटल कॉस्ट को y रखा। तो अगर आउटपुट को मैं x रखूं, टोटल कॉस्ट को y रखूं, तो कैलकुलेटर जो मुझे लाइन देता है आउटपुट को x रखने से, टोटल कॉस्ट को y रखने से, y ऑन x कैलकुलेटर मुझे लाइन दी। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं x ऑन y लाइन चाहता हूं तो कैलकुलेटर को मुझे कमांड रिवर्स देनी पड़ेगी, यानी कि देखें यहां पर हम लाइन किसके साथ बनाना चाहते हैं, y के साथ, तो हमने टोटल कॉस्ट को y पे रखा, यानी कि जिसकी लाइन, अगर कैलकुलेटर की बात करूं, अब ये कैलकुलेटर के हवाले से बात बता रहा हूं, जिसकी लाइन है, जिसकी लाइन बनानी है उसको किस में रखा मैंने, कैलकुलेटर के y में रखा, कैलकुलेटर के y में रखा। जिसकी लाइन बनानी है, y की लाइन बनानी है, तो कैलकुलेटर में मैंने क्या किया, उसको y में रखा। अच्छा, अब ये बात सुननी है, अब मैं लाइन किसकी बना रहा हूं, x। अब मैं x की लाइन बना रहा हूं, तो ठीक है, जिसको फाइंड करना होता है उसको कैलकुलेटर में y में पुट करना होता है। तो यानी कि अब मैं x को फाइंड करना हूं, अगर मुझे x को फाइंड करना है तो वो कौन है, वो कौन है मेरे पास, आउटपुट। जिसको फाइंड करना है उसको y में रखना है। अब कैलकुलेटर में जाऊंगा तो कैलकुलेटर में y में ये वाली वैल्यूज रखूंगा सारी। ये बात थोड़ी ध्यान से सुनिए, रिवर्स करनी है। जब भी आपने लाइन, इसलिए तो कहते हैं कि जब क्वेश्चन में y ऑन x, x ऑन y का नहीं पता होता तो बाय डिफॉल्ट y ऑन x बनाया करो। y ऑन x क्यों कहते हैं, उसके लिए फायदा ये होता है स्टूडेंट को कि चुपचाप पहले वाले को कैलकुलेटर के x में रखो, दूसरे वाले को y में रखो, चुपचाप कैलकुलेटर y ऑन x हमेशा बाय डिफॉल्ट लाइन हमें आंसर करता है। लेकिन मैं अगर लाइन चेंज कर रहा हूं तो बस ये रूल याद रख लें, जिसको फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना, वो बेशक x हो या y हो, जिसको फाइंड करना है वो कैलकुलेटर के y में जाएगा, ठीक है। मुझे y को फाइंड करना था, तो y कौन था मेरे पास यहाँ पे, कॉस्ट। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, बल्कि और लाइन ये बनी थी ना, कॉस्ट इज इक्वल टू a प्लस बी, आउटपुट था। तो देखें मुझे किसको फाइंड करना है, कॉस्ट को, तो कॉस्ट वाला कॉलम y में पुट करूंगा कैलकुलेटर के। अब यहां पर है x कौन है मेरे पास, कहता है एस्टीमेट आउटपुट, कहता अब की बार आउटपुट को एस्टीमेट करो, यानी कि लाइन बनी मेरे पास
आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस्ट। अब देखिए मुझे किसको फाइंड करना है, अब मुझे आउटपुट को फाइंड करना है। तो हमने कहा जिसको फाइंड करना हो वो कैलकुलेटर के वाई में जाएगा। तो आउटपुट को फाइंड करना है तो आउटपुट जो है उसके कॉलम को वाई में रखना है और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेटर के एक्स में रखना है। तो हमारे पास अब एक्स और वाई की लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो शाबाश पुट करें अब। और सो गई बात समझ आ गई होगी। अब कैलकुलेटर के एक्स में मैंने कॉस्ट वाली वैल्यू लिखनी है 63। ये सारी वैल्यूज मैं लिखूंगा एक्स में, ये सारी वैल्यूज लिखूंगा मैं एक्स में। तो 63, 61, 52, 74, 60। ठीक है जी। अब शाबाश पुट कर लेंगे। चलिए अब y में कौन सी पुट करनी है ये देखें। तो y में जो मैंने वैल्यूज पुट करनी है वो मैंने ये आउटपुट वाली करनी है। तो y में पुट करें 17, 15, 12, 22, 18 वैल्यूज पुट कर ली। अब हम आंसर फाइंड कर लेते हैं कि a क्या है। अब a जो है ये हम पूछ लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है जी। तो शिफ्ट 1 प्रेस किया, 5 प्रेस किया, ए मेरे पास आ गया माइनस में। ठीक है, तो एक्स हैड ए आ गया -11.46। ठीक है, बी क्या है मेरे पास, B2 आ गया, बी आ गया प्लस 0.44 और यहाँ पर आ गया y। तो ये देखें, तो ये मेरे पास लाइन बन गई आउटपुट इज इक्वल टू -11.4 इज इक्वल टू 0.44y। तो ये मेरे पास लाइन बन गई किसकी, ये देखें मैंने एस्टिमेट कर दिया। कहता कॉस्ट 100 है, तो ये कॉस्ट है y, इस यहाँ पर 100 पुट करते हैं। तो जब 100 पुट किया तो देखिए आंसर क्या आया, तो देखें आंसर क्या आता है -11.46 प्लस 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आ गया 32.54। ठीक है, अगर हम कॉस्ट यानी कि जो हमारी कॉस्ट लग रही है, अगर हमारी 100 की कॉस्ट लग रही है तो हम कितने आउटपुट बना रहे हैं, तकरीबन 32 चीज़ें बना रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह लाइन बन जाएगी। तो बस आपने ये बात याद रख लेना। ठीक है, जब भी वेरिएबल्स गिवन नहीं है हमेशा आपने पहले वाले कॉलम को एक्स ले लेना, दूसरे वाले कॉलम को वाई ले लेना अपनी आसानी के लिए। क्योंकि कैलकुलेटर में जब पहले वाले कॉलम को कैलकुलेटर के एक्स में रखते हैं, दूसरे वाले कॉलम को कैलकुलेटर के वाई में रखते हैं, ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेटर हमें आंसर देता है वो हमेशा वाई और एक्स के आंसर दे रहा होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स को इंटरचेंज करें तो कैलकुलेटर में भी इनकी वैल्यूज को हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, डी कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि अगर मैं इसकी लाइन लिखना चाहूँ तो इस वाले की लाइन हमारे पास सी आई थी कि -11.46 प्लस 0.44 y। ठीक है, और ये हमारे पास x हैट आया था इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसकी लाइन हमारे पास ये वाली थी। डी वाला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए। ठीक है, तो इस सारे को मैं कर देता हूँ इरेज। मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए, R चाहिए। तो देखें R हमें पता है कि अगर हम y ऑन x, अगर लाइन मेरी y ऑन x है उससे मैं R फाइंड करूं या लाइन x ऑन y है उससे मैं R फाइंड करूं, दोनों से सेम आता है क्योंकि R को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि R जो है b y ऑन x से आए या b x ऑन y से आए, R सेम रहता है दोनों के लिए, क्योंकि R ने रिलेशनशिप बताना होता है। यानी कि y ऑन x के दरमियान जो रिलेशनशिप है, x के और y के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमेशा एक सही है। तो चेक कीजिएगा, जो इससे पहले मैंने यहाँ पे रिग्रेशन लाइन लिखी थी उसमें b पॉजिटिव था
और इसका भी जो बी आया, बी वाई है ना, इसका बी x1 y है, उसका भी पॉजिटिव आया था, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब आर भी पॉजिटिव आएगा। आर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें अभी इस लाइन का डाटा हमारे पास मौजूद है, तो वहीं से हमारा आर आ जाएगा। आर 3 नंबर पर आता है। तो आर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर होता है। तो आर हमारे पास आ गया 0.98। और यहाँ से आर की हम एक प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। हमें पता है आर हमेशा -1 से लेके +1 के दरमियान में रहता है। अगर आर -1 और +1 के बाहर जा रहा है, इस मीन या आर गलत वाला है, आर सही नहीं आया। फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देते हैं, 0.98 का स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 0.96.04। ठीक है, आंसर आया हमारे पास 0.9604 यानी कि 96.04%। आपको पता है आर स्क्वायर हमेशा परसेंटेज में होता है। आर स्क्वायर 96.04 है। ठीक है, आर स्क्वायर ये जो मैंने आर निकाला, अज्यूम करें किससे निकाला था, मेरे पास जो कैलकुलेटर में वैल्यूज मौजूद थी वो इसकी पड़ी हुई थी, तो मैं आपको इसके मुताबिक ही इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ। यानी कि एस्टीमेट आउटपुट, हमने आउटपुट को एस्टीमेट करना था। ठीक है, हमने आउटपुट को एस्टीमेट करना है, और कॉस्ट हमारी क्या थी, 100 थी, कॉस्ट हमारी क्या थी, 100 थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने आउटपुट को फाइंड करना था, तो लाइन ये थी, आउटपुट इज इक्वल टू A + B कॉस्ट। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है 96.04, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, वो ये कहता है कि आउटपुट, आपको पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, आउटपुट डिपेंडेंट है। आउटपुट जो है ये चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, कॉस्ट की वजह से। कितने %? 96.04%। यानी कि कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट देखें, कॉस्ट और प्रोडक्शन का ताल्लुक कितना है, कॉस्ट और प्रोडक्शन का ताल्लुक क्या है, तो उसने कहा कि कॉस्ट की वजह से जो मैं आउटपुट बना रहा हूं, जो मैं चीज़ें बना रहा हूं, चीज़ें बना रही हैं, कॉस्ट की वजह से जो आउटपुट पर इम्पैक्ट आ रहा है वह 96.04% आ रहा है। ये आर स्क्वायर नहीं बताया, क्योंकि आर स्क्वायर क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बताता है कि कितने % वेरिएशन आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल में ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी चेंज आ रही है, ये आर स्क्वायर बता रहा होता है। ठीक है, अगर आर स्क्वायर 0.9604 है, इट्स मीन परसेंटेज में 96.04, यानी कि ये जो आउटपुट है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें चेंजिंग कितनी आ रही है इंडिपेंडेंट की वजह से, हम कहेंगे 96.04। और जो रिमेनिंग परसेंटेज बनता है, हमें पता टोटल परसेंटेज तो 100 है, तो जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो किस वजह से आ रही है, हम कहेंगे वो कोई अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कि अदर फैक्टर की वजह से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। आर हमारा क्या आया था, इस आर को याद रखना, आर ये आया था आपका 0.98, तो कोफिशिएंट को ये देखते हैं। फाइंड स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, कहता है कि मुझे अब रैंक कोरिलेशन फाइंड करके दो, लेकिन स्पीयर्समैन के जरिए। हमने कहा स्पीयरमैन कहता है कि सबसे पहले डाटा को रैंक करो, हम सबसे पहले अपने डाटा को रैंक करेंगे। हम रैंक कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर से, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी उसको 1 असाइन कर देते हैं। तो देखें सबसे लोवेस्ट कौन है, 1, 12, इसको 1 क्या देते हैं, 12 के बाद 15, 2, 3, 4, 5, सही हो गया जी। टोटल कॉस्ट को भी असाइन कर दें, लोवेस्ट कौन है, 665, 1, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6, 6,
2 3 4 5, ठीक। ये रैंक बन गया हमारे पास, ये हमारे पास रैंक्स बन गए, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 3 है ये रैंक बन गया हमारे पास, ये रैंक बन गया आउटपुट के, और ये वाले रैंक बन गए हमारे पास टोटल कॉस्ट के। 32154 32154, ये हमारे पास सारे के सारे रैंक बन गए। हमने कहा इसका स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, तो देखें रैंक का क्वेश्चन जब भी आया तो हमने इस तरह से फाइंड किया था रैंक के क्वेश्चन को कि R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन से सॉल्व किया था हमने रैंक को, याद आ रहा? ये रैंक का फॉर्मूला होता है, लेकिन ना यूज़ करें ये फॉर्मूला। अगर आपके डाटा में टाई नहीं आ रहा ना, ये बात याद रखनी है, अगर रैंक में टाई नहीं आ रहा तो क्या करना है, रैंक बना लो, उसके बाद चुपचाप जो रैंक है उसको कैलकुलेटर में पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें रैंक्स को, तो देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। शाबाश, पुट करें। तो जब रैंक को रिलेशन से आपने R फाइंड किया तो वो R इज इक्वल टू आपका 1 आया। चेक करें ज़रा, ये देखें ज़रा, R1 आ रहा है, शाबाश, जल्दी से चेक करें, फिर आगे मूव करते हैं। फिर जी, तो यहाँ से R आ जाएगा 1, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यही मैं R फाइंड करता हूँ इस फॉर्मूले से, तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले से आंसर क्या आएगा, फॉर्मूले से देखिएगा आंसर क्या आता है अगर मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, देखें अगर मुझे इसी रैंक कोरिलेशन को फॉर्मूले से सॉल्व करना हो, तो फॉर्मूले में सबसे पहले मुझे चाहिए होता है 1 माइनस R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, सही है। अब D क्या है, D कहते हैं रैंक का डिफरेंस। सबसे पहले मुझे D फाइंड करना है और फिर D का स्क्वायर करना है। आपको पता है D क्या है, D इज इक्वल टू x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जैसे मर्जी कर लो। तो 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, तो समीशन डी स्क्वायर कितना आया 0। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0, ये सारा 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया। फिर क्या था, डिवाइड बाय n कितना है, तो n 1 2 3 4 5, तो 5 25 माइनस 1 24, तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 120। तो देखिए तो सारा 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 कुछ भी नहीं, तो R इज इक्वल टू देखिए 1 आ गया। ये जो R इज इक्वल टू 1 था, देखिए हम वो पहले ही कैलकुलेटर से कर चुके थे, सही हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अगर रैंक कोरिलेशन आ जाए, वो रैंक कोफिशिएंट, वो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन पूछ ले, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रैंक बनाना, रैंक्स को चुपचाप कैलकुलेटर में पुट करना, आपका वही आंसर आएगा जो आप मैनुअली आंसर कैलकुलेट करते हो। तो हम क्यों मैनुअली आंसर सॉल्व करें, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑब्टेन इन बी, कहता है इस बी में जो रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट करो। अब मैं इन्हीं क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं आपको, ठीक है जी, इन्हीं क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं। वो इंटरप्रिटेशन क्या है, आंसर आपके सामने होंगे,
उन्हीं आंसर को भी यूज़ कर सकते हो, न्यू आंसर भी ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल नया आंसर ले लेता हूँ। याद रखना अब इसकी लाइन, क्योंकि मुझे आंसर भी फ़िलहाल नहीं याद, अज्यूम करें कि मैं इस ए की इंटरप्रिटेशन अगर मैं बताता हूँ, तो हमने क्या था, हमने कहा टोटल कॉस्ट को फाइंड करना है। तो लाइन बनी थी कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी आउटपुट, ठीक, या वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन में आप एक्चुअल वैल्यूज भी ले सकते हो, हाइपोथेटिकल वैल्यूज भी ले लेते हो। मैं ज़रा हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले लेता हूँ ज़रा, ठीक है जी। अज्यूम करें y हैट ये है, a मेरे पास 2 है, b मेरे पास है 2.5x। अब एग्जामिनर यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैं 1 यूनिट का इजाफा करूँ, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यूनिट से इंक्रीज हो, बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या तब्दीली आएगी। ठीक, हम डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजिंग आएगी, उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारी स्लोप के साथ साइन क्या है। हमारी, ये आपको पता है ना, ये बी स्लोप होती है, हमारी बी के साथ साइन क्या है, बी स्लोप होती है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये बी रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, ये बी, और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारी लाइन की स्लोप होती है। आपने दो चीज, जब भी आपने इंटरप्रेट करना है तो दो चीजों को आपने माइंड में रखना है, एक बी की स्लोप क्या है, दूसरा बी खुद क्या है। फिर एग्जामिनर के क्वेश्चन के ऊपर चलना है। उसने कहा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ए का इंक्रीज आए, बताओ वाई में क्या आएगा, तो प्लस साइन ये बताएगा कि वाई में भी इंक्रीज आएगा, क्योंकि प्लस साइन ये बता रहा है, स्लोप पॉजिटिव ये बता रहा है एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर ये देखें एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ये किसने बताया, ये प्लस वाले साइन ने बताया। फिर y कितनी अमाउंट से चेंज होगा, अमाउंट कौन बताएगा, वो मुझे ये मेरी रिग्रेशन कोफिशिएंट की नंबर बताएंगे, ये वैल्यू बताएगी। हम कहेंगे x का 1 यूनिट इंक्रीज करोगे तो y 2.5 से इंक्रीज होगा, क्योंकि स्लोप जो है वो 2.5 है। स्लोप का काम वही होता है जो आपकी वीडियो गेम में मल्टीप्लायर का काम होता है। मल्टीप्लायर अगर 2 चल रहा है, मीन ए कॉइन पिक करने पर दो पॉइंट मिल रहे हैं। अगर मल्टीप्लायर 4 का चल रहा है, इट्स मीन एक कॉइन पिक करने पर 4 पॉइंट मिल रहे हैं। ये वही हिसाब हो गया। अगर मैं इस 2.5 को नहीं लिखता और इस 2.5 की जगह लिख देता हूं 4, इट्स मीन अगर x का 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, अब y के कितने यूनिट इंक्रीज होंगे, आप कहेंगे सर 4। ये 4 कहाँ से पता चला, 4 यहाँ से पता चला। ये इसकी इंटरप्रिटेशन। एक और एग्जांपल करवाता हूँ, इससे इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगी। y हैट इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसका कोई रोल नहीं है, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। माइनस, अज्यूम करें 5x आ गया। अब उसने कहा कि अगर x के डिक्रीज हो रहे हैं, बल्कि इसलिए लिख रहे हैं 2 यूनिट्स ऑफ x डिक्रीज, अगर x के 2 यूनिट कम हो रहे हैं, बताओ y के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, y के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आपने जब भी ये एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करनी है कि x में, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग आने से डिपेंडेंट में क्या चेंजिंग आ रही है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 साइन क्या है स्लोप का, नंबर 2 स्लोप की वैल्यू क्या है। माइनस ने बताया, हमने कहा माइनस तुम हमें क्या खबर दे रहे हो, माइनस ने कहा कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी पते की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि भाई x और y में नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है। हमने कहा बहुत शुक्रिया माइनस, तुम्हें हमने इतनी इंपॉर्टेंट खबर दी, वरना तुम्हारा अच्छा खासा 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता। तो हाँ भाई, x क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर x डिक्रीज हो रहा है, इस माइनस ने कहा
भाई y तो इंक्रीज होगा क्योंकि x और y में इनवर्स रिलेशनशिप है। हमने कहा बहुत शुक्रिया। फिर हमने कहा y तुम इंक्रीज तो हो रहे हो पर कितने से इंक्रीज हो रहे हो? उसने कहा 5 से मैं इंक्रीज हो रहा हूं। हमने कहा y तुम गलत इंफॉर्मेशन बता रहे हो, तुम 5 से इंक्रीज नहीं हो रहे हो। क्यों? उसने कहा y देखो स्लोप तो मेरी 5 है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने कहा x के साथ अगर 4 लिखा है, अगर x के साथ स्लोप 4 थी तो देखें y भी 4 से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। और इससे पहले आपने 4 की जगह 2.5 लिखा तो 2.5 से y इंक्रीज, यानी कि x के साथ जो वैल्यू आती है y भी उसी वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज करता है। मैंने कहा ये बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन आपने पूरे कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं किया। वहां पर जो मैंने x का यूनिट इंक्रीज करवाया था वो सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज करवाया था, और यहां पे देखें x के कितने यूनिट इंक्रीज कर रहा हूं 2। तो भाई जरा यहां पे 2 पुट करें जरा, तो 5 2 जार कितना होता है 10। तो y इंक्रीज तो करेगा लेकिन 5 यूनिट से इंक्रीज नहीं करेगा, 10 यूनिट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन थी। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसी तरह कुछ इंटरप्रिटेशंस आगे भी आएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं इसी एक ही क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम कुछ बातें समझा पाऊं। अब एक इंटरप्रिटेशन ये भी आ कि वो पूछता है r इज इक्वल टू, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 0.98 आया हमारा आंसर। वो कहता है r आपका 0.98 है, मुझे ये बताओ कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने % चेंज आई। मुझे ये बताओ कि एस्टिमेट, मुझे वेरिएशन बताओ कि फाइंड करो वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो वेरिएशन है ये कौन बताता है। आर का काम सिर्फ दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है या नहीं है। इंशाल्लाह इसके बारे में भी, आर के बारे में बात करने वाला हूं। वेरिएशन आपको पता आर स्क्वायर बताता है, यानी कि क्या करना है मुझे इस आर का स्क्वायर करना है। तो आर का स्क्वायर कैसे आएगा? 0.98 का स्क्वायर करूंगा, तो 0.98 का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आया था आंसर 0.9604, यानी कि 96.04%। हम कहेंगे कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल में 96.40 या 96.04% चेंज आ रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। तो ये सारी कुछ हमारा सिनेरियो था। होप सो इसका आपको फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कहता है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम समझेंगे कोरिलेशन की स्कैटर डायग्राम से। तो स्कैटर डायग्राम पहले देखें जरा, देखें सारे साइन इस तरह, ठीक है। और अगर मैं यहाँ यानी कि इन सारे ये ओरिजिनल पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट लगे हैं ये ओरिजिनल पॉइंट्स हैं। अगर मैं ओरिजिनल पॉइंट से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊं तो देखें सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये एग्जैक्ट बेस्ट ऑफ लाइन फिट पर नहीं आ रहे। इट्स मीन एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप है हमें पता है वो पॉजिटिव है, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है क्योंकि सारे के सारे पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं आ रहे। हम कहेंगे पॉजिटिव है लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि पॉइंट इस लाइन के करीब करीब है, ठीक है। कह रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन मीन वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीज, वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज, एक्स इंक्रीज वाई भी इंक्रीज। नेक्स्ट ग्राफ देखें, सारे के सारे जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं देखें वो बिल्कुल लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर हैं। इट्स मीन ये परफेक्ट पॉजिटिव है। कहता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इनका। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तब होगा जब एक्चुअल जो पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई के वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर आए, ठीक है जी। तो कहते हैं ये लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। वो लीनियर रिलेशनशिप इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों बराबर आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें अगर मैं लाइन ऑफ बेस्ट
बेस्ट फिट बनाऊं तो ये बनती है। तो देखें यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है लेकिन परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अगर यही पॉइंट कुछ इस तरह होते, दूर दूर होते, तो मैं कहता वीक रिलेशनशिप है, नेगेटिव। ये डायग्राम देखें, यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव, देखें ये नेगेटिव स्लोप आ रही है। नेगेटिव स्लोप का मतलब है अगर x को इंक्रीज कर रहे हैं, y हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे y ये है, x ये है, उसके बाद मैं इस पॉइंट पर आया तो देखें यहाँ से x क्या हुआ, इंक्रीज, लेकिन y क्या हो गया, डिक्रीज। तो देखें y डिक्रीज हुआ, x इंक्रीज हुआ, नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे देखें कोई पता नहीं चल रहा कि नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहे हैं। जब आपको डायरेक्शन मालूम नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो कोरिलेशन है वो नो कोरिलेशन है, नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। जब कोई कोरिलेशन नहीं होती तो आर का आंसर क्या होता है, ज़ीरो होता है। आर ज़ीरो का मतलब होता है कि एक्स और वाई में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं। ये वही वाली बात होगी कि यहाँ पर आ गया मेरे पास मोबाइल, यहाँ पर मेरे पास आ गया मोबाइल और यहाँ पर आ गए मेरे शू। मैंने कहा शूज़ सस्ते हुए, लोगों ने मोबाइल ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। आप कहेंगे सर ये कैसी बात करें, जब शूज़ सस्ते होंगे लोग शूज़ खरीदेंगे। जूते सस्ते होने से मोबाइल खरीदने का ताल्लुक कोई नहीं है। तो ये वही वाली बात हो रही होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुमकिन तौर पर आपके पास फॉर्मूला सामने होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि मुझे कंप्यूट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, देखें एस बता रहा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड कर दो। हमें पता है रिग्रेशन कोफिशिएंट दो हैं, एक बी y1x का, एक बी x1y का। तो दोनों के मैंने फॉर्मूला लिखे हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बी y1x का फॉर्मूला को ये होगा समेशन x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। ये इसको कहते हैं x और y का प्रोडक्ट का समेशन। और आपको पता है कि जहाँ पर लाइन क्लोज होती है डिनोमिनेटर में वही होता है। यहाँ पर x डिनोमिनेटर में x, यहाँ पे y डिनोमिनेटर में y, ठीक है। बस ठीक है, अब आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो समेशन x माइनस एक्स बार ये कहाँ पर आ रहा है, वही आ रहा है, इधर गया, ये स्केयर नहीं है, यहाँ से स्केयर रिमूव करें और ये बीच में इसको थोड़ा सा क्लोज कर दें, ये बहुत दूर गया हुआ है, ठीक है। तो देखें ये आंसर आ रहा है हमारे पास, ये 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे रख लें 90। एक्स स्केयर का समेशन कितना है 170, यहाँ पर आ गया 170, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 90 डिवाइडेड बाई 170 की आंसर आ गया 0.53 और 2 डेसिमल लिख लें। यहाँ पर बी x1 y के लिए 90, y का स्केयर कितना है 140, यहाँ पर आ जाएगा 140। मतलब जिसको फॉर्मूला आता है उसके लिए कोई मसला नहीं है, उससे फॉर्मूला इसकी गेम है। आंसर आ गया 0.64। फिर r चाहिए। आपको पता है जब दो स्लोप्स गिवन हो तो r का फॉर्मूला क्या होता है, r प्लस माइनस बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई। ये प्लस माइनस का क्या सीन है अभी इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ये देखिएगा, अगर हमारे पास ये स्लोप पॉजिटिव है, ये भी स्लोप पॉजिटिव है, तो r भी प्लस के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल r यहाँ पर हमारे पास बना 0.53 0.64, तो देखें r हमारे पास क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर आ गया 0.58। तो देखें ये r आ गया हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव नहीं है, मान लेते हैं ये नेगेटिव है, ये माइनस है, ये भी माइनस, यानी कि इस तरह लिखा -0.53 -0.64 और फिर वो कहता r। अब जब दोनों स्लोप्स माइनस होंगी तो r भी माइनस होगा। अब देखें r का ये माइनस वाला फॉर्मूला पिक करूंगा, r इज इक्वल टू माइनस शुरू में लगा दीजिएगा आप, माइनस शुरू में लगा दीजिएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 0.53 0.64, आंसर यही आएगा लेकिन नेगेटिव के साथ आंसर आएगा। ये क्यों, ये मैंने आपको बताया था क्लास में, स्लोप पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव। अगर दोनों स्लोप पॉजिटिव हैं, देखें ये भी प्लस के साथ स्लोप थी, ये भी प्लस, दोनों स्लोप पॉजिटिव
आर भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखें ये वाली स्लोप भी 0.53 नेगेटिव थी, ये वाली स्लोप ये भी नेगेटिव थी, ये भी नेगेटिव। जब दोनों स्लोप्स नेगेटिव होंगी आर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका थर्ड केस क्या है? इसका थर्ड केस ये है, मान लेते हैं कि जो 0.53 है ये 0.53 माइनस में है, लेकिन ये 0.64 ये प्लस में है और एक स्लोप माइनस में है। उसने कहा अब फाइंड करो। हमने कहा अगर बी वाई ऑन एक्स एक माइनस में है, बी एक्स ऑन वाई एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में है, हम कहेंगे आर कैन नॉट बी डिटरमिन। हम और डिटरमिन नहीं कर सकते, ये फेक डाटा है, फिक्टिशियस डाटा है। ऐसा नहीं होता कि दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप नेगेटिव भी है, रिलेशनशिप पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना है स्लोप पॉजिटिव आर बी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव आर बी नेगेटिव। अगर स्लोप प्लस माइनस में है हम कहेंगे आर कैन नॉट बी डिटरमिन। हम फिर आर नहीं बता सकते अगर एक स्लोप प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अ सेट ऑफ 50 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 50 पेयर हमारे पास एन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ये आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अगली बात सम। सम का मतलब होता है समीशन, सम का मतलब होता है समीशन। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई ये है, ये लिखा हुआ, ये फॉर्मूला लिखा हुआ इसका। सम में किसका? डेविएशन का, किसका? प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की डेविएशन का, ये सम है हमारे पास। ठीक है, और वो कितना है? 420। फाइंड द कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कह रहा आर फाइंड कर दो, कहता आर फाइंड कर दो। हमने कहा इस पूरे सिनेरियो में, गिवन सिनेरियो में हमने क्या करना है? आर फाइंड करना है। तो हमने कहा आर का फॉर्मूला ये है, क्योंकि देखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी गिवन है। तो हमने कहा जब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गिवन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई गिवन हो, तो आर का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन हमने कहा इसके ऊपर तो मुझे तो ये वाला फॉर्मूला है कंबाइन वेरिएंस का। ठीक है, तो ये कंबाइन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो कंबाइन वेरिएंस का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की गिवन की वैसे वाला बना, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन। तो ये नोट्स में फॉर्मूला अवेलेबल होगा आपको। वो कितना? 420, 420 इधर आ गया, एन कितना? 50, 50 आ गया। तो सिर्फ फॉर्मूलाज की गेम है, तो आंसर आ गया 8.4। तो इस 8.4 को यहाँ पे पुट करें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? 4.5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है? 3.5। तो आर आ गया। (8.4 डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 3.5) आंसर आ गया 0.53। तो ये देखें मेरे पास आ रहा है, कितना आसान। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें 0.53 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं। वो कह रहा आर हमारे पास 0.4 है, वेरिएंस ऑफ एक्स 16 है, कोवेरिएंस, और ये कोवेरिएंस जो है ये हमारे पास 36 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड कर दो। तो हमने कहा जब भी हमारे पास वेरिएंसेस गिवन हो और आर गिवन हो और साथ अगर हमारे पास कोवेरिएंस, इसका नाम होता है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का हमारे फॉर्मूला शीट में सबसे पहला फॉर्मूला है। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। व्हाट इज द मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई चाहिए। जब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन वाई चाहिए तो सारी वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ। आर कितना है? 0.48। कोवेरिएंस कितना है? 36। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नहीं, उसने वेरिएंस दिया हुआ है। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स 16 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना होगा? 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आएगा।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन y इधर आ गया, 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.48, तो आंसर आ गया आपका 18.75, ये आंसर पड़ा हुआ आपका। ठीक है, तो इसको बेशक कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। क्लियर? चेक करें आता भी है कि बोला कि नहीं आता। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.48, तो आंसर ये आता है 18.7। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये बी वाई ऑन एक्स। देखें ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी वो रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करवाएगा, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन करेगा, एक ये वाला गिवन किया और आर फाइंड करेगा, तो खुदा के लिए सबसे पहले ये देखना है कि इनके साथ साइन कौन से आ रहे हैं। तो देखें बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव, बी एक्स ऑन पॉजिटिव, हमने कहा आर भी पॉजिटिव, तो आर का फॉर्मूला होगा प्लस के साथ 0.86 0.95, तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.86, आंसर आ गया 0.90 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। मान लेते हैं इस तरह होता, ये माइनस होता, यानी कि माइनस 0.86 होता और ये माइनस 0.95 होता, तो फॉर्मूला आर का मैं माइनस वाला यूज़ करता, माइनस इधर आ जाता, 0.86 मल्टीप्लाई 0.95 इज इक्वल टू माइनस आता 0.90। ये बात याद रखनी है, अगर बी नेगेटिव होगा तो याद रखना आर भी नेगेटिव होगा, लेकिन ये माइनस में होता, ये प्लस में होता, हम कहते हैं आर फाइंड हम नहीं कर सकते, आर कांट बी फाइंड, क्योंकि फेक डाटा है, स्लोप माइनस प्लस में नहीं होती, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखें यहां पर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करवाया, लेकिन आर के फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें सेम चीजें यही हैं, लेकिन वो अभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करवा रहा है, लेकिन यहां पे हमें दो चीजें और गिवन करा, कोवेरियंस नहीं गिवन करा, आर और साथ स्लोप। तो आर और स्लोप देखें, ये जो फॉर्मूला आर का और कोवेरियंस के साथ फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है नेक्स्ट वाला आर और स्लोप के साथ फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखें बी, अब हमारे पास यहां पे मसला आ गया। अच्छा, उसने कहा कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करो, जबकि मेरे पास जो स्लोप है बी एक्स ऑन वाई है, तो हमने कहा बी एक्स ऑन वाई है, तो हम स्लोप भी बी वाई ऑन एक्स यूज नहीं करेंगे, हम भी बी एक्स ऑन वाई यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा हम बी एक्स ऑन वाई, तो फॉर्मूला क्या होगा स्लोप का, बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर, लाइन कहाँ खत्म हुई वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला हम भी यूज करेंगे। ठीक है नी, उसके बाद वैल्यूज पुट कर लें, बी एक्स ऑन वाई कितना है 0.8, ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लें। अब मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इसको बेशक आप अरेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इधर आ गया, आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स ऑन वाई, वैल्यूज पुट कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू आर कितना है 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 9, वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो बी एक्स ऑन वाई कितना 0.8, तो देखिए आंसर क्या आया, आंसर आ गया हमारे पास 2.25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का आंसर आया 2.25, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2.25। क्लियर, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सारे क्वेश्चन ही वैसे इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमने कहा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो आर होता है, हमें आर फाइंड करना, और उसने दो रिग्रेशन लाइन दे दी, एक एक्स ऑन वाई के साथ और एक उसने हमें दे दी रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स के साथ। ठीक, तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना।
तो जब मेरे पास लाइन y ऑन x आई, देखें हमें फाइंड करना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r। तो जब भी r फाइंड करना और दो रिग्रेशन लाइंस गिवन हो तो यहाँ पे इन दोनों लाइन से मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। ये y ऑन x है, इस पूरी लाइन को मैं y ऑन x में कन्वर्ट करूंगा। y ऑन x का मतलब क्या होता है? y ऑन x का मतलब होता है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं y में कन्वर्ट करूंगा। तो y चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या रहेगा? -5y इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। मुझे सिर्फ y चाहिए तो y इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई रहा है, डिवाइड हो जाएगा तो -3 माइनस y माइनस x बाय 5। ये माइनस था, यहाँ पे ये माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1/5x रह जाएगा। आपको पता है कि x के साथ हमेशा b पड़ा होता है, x के साथ हमेशा b पड़ा होता है, x के साथ हमेशा स्लोप पड़ी होती है। तो ये जो x के साथ 1/5 है, तो बताएं ये 1/5 क्या चीज़ है? हमने कहा ये 1/5 हमारा by ऑन x है, यानी कि by ऑन x हमारे पास आ गया 1/5, यानी कि एक स्लोप आ गई हमारे पास। ठीक, अब सेकंड लाइन से, इस लाइन से जो x ऑन y है, x ऑन y का मतलब ये होता है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब मैं सारी इक्वेशन को किस में लिखूंगा? x में लिखूंगा तो 5x सारी चीज़ों को उधर ले जाऊंगा प्लस 4y माइनस 2। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 5 डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 4/5y माइनस 2/5। तो देखें ये y के साथ क्या पड़ी थी? स्लोप। तो y के साथ ये जो 4/5 है ये मेरे पास स्लोप है, लेकिन ये स्लोप कौन सी है? ये b x ऑन y की स्लोप है 4/5। तो देखें दो स्लोप्स आ गई मेरे पास, एक by ऑन x और b x ऑन y। तो r फाइंड कर लेंगे। r का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ by ऑन x इंटू b x ऑन y। तो व्हाट इज by ऑन x? 1/5, तो आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय bx ऑन y 4/5। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.4। ये देखिए 0.4 आया, सही हो गया। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। अगर लाइन x ऑन y है तो सारी लाइन को x में लिख लें, अगर लाइन y ऑन x है तो सारी लाइन को आप किस में लिख लें? y में लिख लें। ठीक है, तो दोनों लाइन से स्लोप फाइंड करें, जब दोनों स्लोप्स आ जाएंगे तो r के फॉर्मूले में लिख लें। नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट कहता है मीन वैल्यू ऑफ x और मीन वैल्यू ऑफ y। ये जो x और y की मीन वैल्यू होती है यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि x का मीन और y का मीन, इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब मुझे फाइंड करना, तो बड़ा आसान है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना, उसके तो कोई मसला नहीं है। दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली लिख लें। पहली लाइन है 5x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद लाइन है x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइंस लिख लिया। अब जब दोनों लाइंस लिख लें, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली तो आंसर आ जाएगा। शाबाश, सॉल्व करें, मैं भी करता हूँ। इक्वेशंस में गए और लेकिन एक बात याद रखनी है, जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कैलकुलेटर का फॉर्मेट ये होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। कॉन्स्टेंट यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने जो वैल्यूज लिखनी कैलकुलेटर में वो इस तरह लिखनी है। इनको रीअरेंज करना अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एक्स वाई इक्वल के बाद कांस्टेंट लेकर आना है आपने, यानी कि 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2 लिखना है। फिर x माइनस
5y इज इक्वल टू -3 लिखना है। अब उसके बाद जो x और y की वैल्यूज आएंगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखें x का आंसर क्या आता है, 5 -4 -2 फिर 1 -5 फिर -3। तो x का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 21, जबकि y मेरे पास आया 13 डिवाइडेड बाई 21। तो ये x जो है ये x मीन ऑफ x होगा और ये मीन ऑफ y होगा, और मीन ऑफ x और मीन ऑफ y को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में वो कह रहा है कि हमारे पास 11 स्टूडेंट का डाटा गिवन है। कहता फाइंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। कहता अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट भी कर दो और स्पीयरमैन सॉल्व कर दो। हमने कहा कोई मसला नहीं है, रैंक कर दो, रैंक करने के बाद क्या करो, रैंक्स को कैलकुलेटर में लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो खुद सॉल्व करना चाहें तो खुद सॉल्व आप कर सकते हैं, आपका आंसर 0.64 आना चाहिए। ठीक है, तो चलें मैं भी सॉल्व कर दूँ आप सामने। अब लोवेस्ट कौन है, 1, 2 के बाद कोई 3 आ रहा है, 9, उसके बाद 41, 2, 42 के बाद 3 आ गया, 40 और 40 वाला 3 के बाद ये 4, 50 के लाइन में कौन है, 5, 60 के लाइन में कौन है, 62, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आ गया मेरे पास। होप सो ये सही आए हों। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर अब 2 सबसे छोटा 2 है, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और 30 के बाद कोई 40 वाला बंदा है, 4, 5 कौन है, 4 के बाद 5, 6, 6 के बाद 7, 8, 8 के बाद 9, 10, 11 ये रैंक बन गया। ठीक है, अब उसने बताया कि किसके लिए, आर के लिए कोई टेंशन नहीं होती। आर इसलिए सबसे अच्छा लगता है मुझे क्योंकि आर को कोई टेंशन नहीं है, बी x1y हो, बी x1y हो या बी y1x हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये x है, ये y है, ये y है, ये x है, आर शहजादा है हमारा। आर कहता कोई टेंशन नहीं लो मेरे बारे में, मुझे x और y से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे हम अपनी ज़िंदगी आसान रखेंगे, हम हमेशा y on x। तो y on x का तरीका ये होता है, बस पहले वाले को x दे दो, दूसरे वाले को y कंसीडर कर लो। ठीक है, तो x और y ले लेते हैं हम। ठीक है जी, तो फर्स्ट वाला x हो गया, सेकंड वाला हमारा y हो जाएगा। तो x को x में पुट करें, y को y में पुट करें, और प्लीज़ देखें क्या 0.64 आंसर आ रहा है। शाबाश, आप भी कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ ज़रा। टू 10 3 1 8 11 9 7 5 6 y में 8 6 2 1 10 11 7 4 5 3 9। चलिए आंसर 5 3। हाँ, मेरा तो आंसर कुछ इससे डिफरेंट आ रहा है। खैर देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। जो मेरे पास आंसर आया वो r इज इक्वल टू 0.37 आया। ये तो काफ़ी फ़र्क आ रहा है इससे। ठीक है, तो मैं ज़रा चेंज करता हूँ, x और y मैंने ये लिया, मैं ज़रा
इसको y ले लेता हूँ और अब इसको x लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या आंसर आता है ज़रा। तो क्या चेंज तो वैसे नहीं आना चाहिए, शायद कोई वैल्यू मेरे से मिस हो गई हो। आप भी चेक करें, शाबाश, देखिए आंसर क्या आता है। y में 2 10 3 1 8 11 9 7 5 4 6 5 4 6। ठीक है, ओके फाइन। अब आंसर आया, यानी कि जब मैंने इसको इस तरह कर, ये टेबल है ना, अगर ये टेबल वर्टिकल पड़ा हुआ, अगर मैं इसको अगर मैं कॉलम वाइज लिखूंगा, ये तो वर्टिकल, अगर कॉलम वाइज लिखूंगा तो देखें फिजिक्स मेरे पास पहले आ रहा है और मैथ बाद में आ रहा है, यानी कि इसको x रखा, इसको y रखा, यानी कि फिजिक्स को x में रखा, कैलकुलेटर के भी x में रखा, मैथ को वैल्यूज़ को y में रखा, यानी कि 8 6 2 1 10 और मैथ ने 2 10 3 1 8 रखा। तो इससे जो आंसर आ रहा है वो r इज इक्वल टू 0.64 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि लाइन कौन सी बनानी है। हमेशा लाइन अब बाय डिफ़ॉल्ट y ऑन x बनानी है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट y ऑन x के लिए तो फिज़िक्स x है और मैथ y है, तो कैलकुलेटर में फिज़िक्स को x में लिखिएगा और मैथ को y में लिखिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसको ज़रा जल्दी से देख लें, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ ही मिस हुई थी मेरे से। ठीक है, तो अगर दूसरी तरह करेंगे तो r इज इक्वल टू 0.64 ही आ रहा है। ठीक है, तो बेशक x इसको ले लें, y इसको ले लें, y इसको ले लें, x ले लें, हमें पता r को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों से आंसर 0.64 ही आ रहे हैं, कन्फर्म हो गई है। ठीक है जी, तो कोई परेशानी हो, जब r आ जाए कोई परेशानी नहीं, जिसको मर्जी को x ले लें, जिस मर्जी को y ले लें, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अ कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमने जब कंप्यूटर से r फाइंड किया, r दो वेरिएबल्स x और y के दरमियान 25 पेयर्स हैं, तो 25 मीन n25 है हमारा। कहता समीशन x 125 है, समीशन x क्या 650, समीशन y 100, सारी की मतलब कहता फॉलोइंग मिस्टेक्स होगी, रॉन्ग वैल्यूज रिकॉर्डेड। ये जो येलो वाली है ना, ये x की गलत वैल्यू है, ये येलो वाली x की y की गलत वाली वैल्यूज है, और ये जो ब्लू वाला x है ये x की सही वाली वैल्यूज हैं 8 और 6, और ये जो y है ये y की सही वाली वैल्यूज हैं। कहता एक्चुअल करेक्टेड वैल्यूज ये हैं और ये हमारे से गलती से वैल्यूज लिखी गई। तो उसने क्वेश्चन लिखा, उसने कहा कि जो मुझे r है ये सही वाला कैलकुलेट कर दो, r हमें सही वाला कैलकुलेट कर दो। आपको पता अगर r मुझे सही कैलकुलेट करना है तो मुझे समीशन x को भी सही करना है, समीशन x स्क्वायर को भी सही करना है, समीशन y को सही करना है, समीशन y स्क्वायर को सही करना है, इन पांचों को सही करना है। और इन पांचों को सही करने का तरीका क्या है, x की गलत वैल्यू माइनस करो, उसकी जगह x की सही वाली वैल्यू इसको माइनस करो, x की सही वाली वैल्यू इसको जमा कर दो, फिर y की माइनस को वैल्यू माइनस करो गलत वाली, और y की सही वाली वैल्यूज को ऐड कर दो। ठीक है, तो याद रखें, तो हमने ये सारा सॉल्व करना सिनेरियो। तो यही सारा टेबल मैंने नेक्स्ट भी बनाया हुआ ताकि आपके लिए सारा आसानी हो जाए। ये देखें, ये x की गलत, जो वाइट वाली हैं वैल्यूज़ ये x की गलत वैल्यूज़ हैं, और ये वाली वाइट वाली वैल्यूज़ y की गलत वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ से ये x की सही वाली वैल्यूज़, यहाँ से ये y की सही वाली वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने समीशन x को सही करना है। तो समीशन x देखिए मेरे पास कितना है, समीशन x मेरे पास है 125, तो समीशन x 125 है, तो समीशन x को सही करना है। तो ये देखिए मेरे पास आ गया 125, इसमें से x की गलत वाली वैल्यू का 6 माइनस कर दी, सेकंड x की गलत वाली वैल्यू का 8, देखें 8 माइनस कर दी,
सही वाली वैल्यू कौन सी आनी चाहिए एक्स की, 8 और 6, 8 और 6 को जमा किया तो देखें समीशन एक्स सही हो गया 125। फिर समीशन वाई कितना था, देखें समीशन वाई किधर गया, ये 100 है, तो समीशन वाई मेरे पास कितना है, ये देखें 100। अब वाई, तो गलत वाला वाई कितना है, 14 और 6, ये देखें 14 और 6 को माइनस किया। सही वाला वाई क्या है, 12 8, ये देखें 12 और 8 को जमा किया तो सही वाला समीशन वाई कितना आ गया मेरे पास, 100 आ गया। फिर क्या करना है, किसको सही करना है, कौन रह गया, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर 650 है तो 650। अब 650 के लिए क्या करना है, इस x का स्क्वायर करना है। ये 36 किस तरह आया, ये 6 के स्क्वायर से आया, ये 64 कैसे आया, ये 8 के स्क्वायर से आया। फिर सही वाली x क्या था, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 650 यहां से आ गया। नेक्स्ट किसको सही करना है, समीशन वाई स्क्वायर को, तो समीशन वाई स्क्वायर देखे क्या 460, तो 460 में वाई स्क्वायर का समीशन, वाई स्क्वायर का समीशन क्या 14, तो ये 196 किस तरह आया, ये 14 के स्क्वायर से आया। ये 36 किस तरह आया, ये 6 के स्क्वायर से आया। सही वाला y क्या था, 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये देखें 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया 436। नेक्स्ट क्या रह गया एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई कितना है 508, तो 508 को सही करना है मुझे। 508 को सही करना है एक्स और वाई, गलत वाला ये देखें, ये गलत वाला एक्स पड़ा है और ये गलत वाला वाई पड़ा। 6 मल्टीप्लाई बाय 14, ये देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 14, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 8। सही वाला की वैल्यू क्या था, पेयर एक्स और वाई का 8 12 6 8 6 8, तो सही वाली वैल्यूज आ गई। तो आर का फॉर्मूला लिखा, आर का फॉर्मूला होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन एक्स स्क्वायर, सारा फॉर्मूला लिख लिया। अब सारी सही सही वैल्यूज पुट कर दें। एन कितना था, एन कितना था 25, तो एन में कोई फर्क नहीं आया, एन अभी भी 25 है। देखें एन जो है ये अभी भी हमारा 25 है। ये क्यों भाई, दो वैल्यूज एक्स की माइनस हुई, उसकी जगह दो वैल्यूज आ गई, वाई की दो वैल्यूज माइनस हुई, उसकी जगह वाई की दो वैल्यूज आई, तो एन रिमेन सेम रहा। समीशन एक्स वाई सही वाला कितना है 520, ये देखें 520 आ गया। समीशन एक्स सही वाला कितना, समीशन एक्स 125, ये देखें 125 आ गया। समीशन वाई कितना सही वाला, समीशन वाई कितना 100, ये देखें 100 आ गया। सेम एन 25 आ गया। समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 650, ये देखें 650 आ गया। समीशन एक्स कितना है 125, ये देखें 125 का स्क्वायर आ गया। एन 25, उसके बाद समीशन वाई स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर कितना है 436, तो ये 436 आ गया। और समीशन वाई होल स्क्वायर आया और इन सब को सम किया तो आंसर आ गया 0.67। ये आपका पास सही वाला आर है, ये करेक्टेड आर होगा। तो इस तरह आपने क्या किया, आर को रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है, इस तरह कोई सामने क्लास में भी किया हुआ। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट देखिएगा कि कहता है कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, आर फाइंड कर दो। ठीक है, अब आर फाइंड करवा रहा है तो हमने कहा कि ठीक है कर देते हैं फाइंड। तो सारी वैल्यूज देखें, समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर, ये सारी ब्रेकअप की वैल्यूज गिवन है इस तरह के डेटा की। देखें सारा फॉर्मूला ये वाला लिखा हुआ है, ये देखें ये वाला चेक करें ज़रा, ये वाला फॉर्मूला सिंपल लिखा हुआ, क्योंकि देखें इसमें समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन सारी सेपरेट वैल्यू, तो हम ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली यहाँ पे लिखेंगे। तो यानी कि आर का जो फॉर्मूला बनेगा, आर इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। ठीक, उसके बाद हम लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में लेंगे हम एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। एक ये वाला पेयर आ जाएगा और इसके साथ ही हमारे पास एक सेकंड पेयर आ जाएगा एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। एन कितना है 24, एन आ गया 24। समीशन एक्स वाई कितना है, समीशन एक्स वाई ये 8690,
8690। समीशन एक्स कितने हैं 276 मल्टीपल समीशन वाई 768 पे स्क्वायर रूट ले लें आप। तो स्क्वायर रूट में नेक्स्ट एन कितना है 24 समीशन एक्स स्क्वायर का समीशन कितना है तो 3300 माइनस समीशन एक्स कितना है 276 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 24 ये समीशन वाई स्क्वायर कितना है 25,000 यहाँ पर ये करें एक और ज़ीरो यहाँ पर ऐड करें 33,000 करें, यहाँ पे भी 33,000 करें, ठीक है। अच्छा जी माइनस समीशन वाई कितना है 768 तो 768 होल का स्क्वायर। तो इस सब को वन टाइम सॉल्व कर लें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। शाबाश आप भी करें मैं भी करता हूँ। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये वाला आंसर इसका गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने 33 साथ लिखा हुआ है। आंसर आ रहा है -0.0399 तो -0.04 बन जाता है ये आंसर, ठीक है। तो देखें शाबाश ये आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह इसको, ठीक है। ये आंसर देखते हैं। चलिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को इक्वल आने के लिए कर दिया, ये देखें अब बात सुनिएगा, आपका आंसर ये वाला आएगा 0.04, ठीक है। फिर आप कहेंगे इस वाले ये वाला आंसर क्यों नहीं आया, उसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से मैंने वैल्यू थोड़ी सी चेंज करवा, चेंज्ड वैल्यू के साथ ये वाला आंसर है। अगर आप कहते हैं कि सर -0.61 ही आंसर आए तो उसके लिए क्या करें, ये जो 33,000 लिखा है ना ये ज़ीरो ना लिखें आप, ये ज़ीरो ना लिखें, यानी कि इसको 3300 कंसीडर करें। 3300 तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी 3300, बस ये चेंज करें 3300। तो अब ये जो आंसर आएगा 3300 से, वो आंसर आपका ये आएगा 3300 से -0.61 एग्जैक्ट आंसर आएगा ये वाला। लेकिन अगर 33,000 से करेंगे तो आंसर ही आ जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से सही है, ठीक है। वो वैल्यूज़ कोई भी चेंज हो सकती हैं आपके सामने, उसका कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है फाइंड द लाइन, मुझे एक y ऑन x वाली लाइन फाइंड कर दो और एक x ऑन y वाली लाइन फाइंड कर दो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, मीन ऑफ x मीन ऑफ y को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। सबसे पहले मुझे y ऑन x चाहिए, तो y ऑन x के लाइन का मतलब होता है y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक। x ऑन y का मतलब ये होता है x हैड इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ठीक। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप y वाली लाइन है तो स्लोप भी b y ऑन x, तो b y ऑन x के स्लोप का फॉर्मूला होता है n समीशन x y माइनस समीशन x
समीशन वाई, ये एक्स पे ख़त्म हो रहा है तो एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आगे वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। तो जब वैल्यूज पुट की, एन कितना है हमारे पास, एन 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स वाई कितना है, ये समीशन एक्स वाई है 17,233, समीशन एक्स कितना है 1239 मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई कितना है 79, ये एन है, सॉरी ये एन है, एन कितना है 100, एक्स स्क्वायर का समीशन कितना है, ये समीशन एक्स स्क्वायर है, ये समीशन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर है, और ये समीशन वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो समीशन एक्स स्क्वायर है मेरे पास 568,925 माइनस समीशन एक्स कितना है 1239 होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास बी वाई ऑन एक्स 100 मल्टीप्लाई बाय 17233 माइनस 1239 मल्टीप्लाई बाय 79 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 568,925 माइनस 1239 होल स्क्वायर। तो हमारे पास बी वाई ऑन एक्स आ गया मेरे भाइयों 0.029, ठीक है 0.02, ये आ गया मेरे पास बी वाई ऑन एक्स। ठीक है, अब मुझे चाहिए नेक्स्ट इसकी स्लोप चाहिए, तो उसकी स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाली स्लोप का जो फॉर्मूला मेरे पास आया, तो यहाँ से फॉर्मूला आया बी, ये लाइन एक्स ऑन वाई है तो ये भी आएगा बी एक्स ऑन वाई, तो बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ये वाई पे ख़त्म हो रहा है तो एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो वैल्यूज़ कुछ मेरे पास यहाँ से ही आएगी। ऊपर वाला न्यूमरेटर सारा सेम होता है 100 17233 माइनस 1239 मल्टीप्लाई बाय 79, एन कितना है 100, वाई स्क्वायर का समीशन कितना है 293 समीशन वाई कितना है, समीशन वाई 79, तो 79 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है आंसर फाइंड कर लें यहाँ से क्या आता है। न्यूमरेटर कैलकुलेटर पे ऑलरेडी आपके लिखा होगा, उसको चेंज ना करना, सिर्फ 79 का स्क्वायर और इसी डिनोमिनेटर में वैल्यू चेंज कर ले, आंसर आ जाएगा 293, तो आंसर आ जाएगा बी का मेरे पास 57, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 57 आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बी वाई ऑन एक्स भी आ गया और बी एक्स ऑन वाई भी आ गया। तो यहाँ पर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, तो वाई हैट इज इक्वल टू ए का मुझे पता नहीं है, बी मेरे पास आ गया 0.029x और यहाँ से क्या आया एक्स हैट, ए का पता कोई नहीं है लेकिन बी आ गया मेरे पास 57y। अब मुझे ए चाहिए, लेकिन ए चाहिए वाई ऑन एक्स का, तो फॉर्मूला लाइन वाई ऑन एक्स है तो वाई ऑन एक्स वाला इस तरह लिखते हैं, इसको मीन में कन्वर्ट कर लें a प्लस बी। अब मुझे a चाहिए तो a फाइंड करने के लिए a इधर आ जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू मीन ऑफ y माइनस b मीन ऑफ x। व्हाट इज मीन ऑफ y? अब मीन ऑफ y नहीं है मेरे पास, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, अब ऑटोमेटिकली यहाँ से अब मीन ऑफ y भी निकल आएगा, मीन ऑफ x भी निकल आएगा। तो मीन ऑफ y कैसे निकलेगा? मीन ऑफ y निकलता है समीशन y ओवर n से, तो समीशन y कितना है 79, n कितना है 100, तो यानी कि 0.79 आ गया मीन ऑफ y। तो मीन ऑफ y मेरे पास 0. यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकल गया 0.79, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मीन ऑफ y कितना का 0.79, तो 0.79। b कितना है 0.029। मीन ऑफ x कितना है, तो देखें x कैसे आएगा समीशन x ओवर n से। व्हाट इज समीशन x 1239, तो 1239 डिवाइडेड बाय 100, तो समीशन x कितना आ गया, समीशन x आ गया
12.39 12.39 तो 12.39 तो यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या आता है 12.39 मल्टीप्लाई 0.029 ठीक है। इसके बाद आंसर आ गया 0.431 तो ये मेरे पास ए आ गया 0.431 तो ए आ गया मेरे पास 0.431 तो ये देखिए मेरे पास लाइन आ गई। देखिए मुझे लाइन चाहिए थी y on x तो देखिए y on x की लाइन आ गई। अब मुझे क्या चाहिए x on y की लाइन चाहिए तो x on y की लाइन के लिए स्लोप तो मेरा 57 है ना, यहाँ से थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ये सारा ठीक है। अब स्लोप के लिए मुझे चाहिए तो x मीन ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी मीन ऑफ y। मुझे a चाहिए तो a इज इक्वल टू मीन ऑफ x माइनस बी मीन ऑफ y। तो a इज इक्वल टू मीन ऑफ x कितना है 12.39 तो 12.39 b कितना आया b आपको पता 57 आया 57। मीन ऑफ y कितना है 0.79 तो देखिए ये आ गया हमारे पास 12.39 माइनस 57 मल्टीप्लाई 0.79 तो ये आ गया माइनस 32.64 तो ये आ गया माइनस 32.64 ये आ गया माइनस 32.64 तो ये देखें ये लाइन एक्स ऑन वाई आ गई, ये लाइन वाई ऑन एस आ गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई, ये मीन ऑफ एक्स आ गया, ये मीन ऑफ वाई आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है। आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है। फर्दर अगर वो इस क्वेश्चन में आर हमसे लेट्स सपोज आर भी पूछ लेता तो आर बताता कैसे बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई दोनों को ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए आर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, आपके पास 8 स्टूडेंट का ग्रुप है n8 आ गया। द सम ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंस इन रैंक, रैंक में सम ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंस क्या देखें रैंक का फॉर्मूला ही होता है रैंक का r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्केयर n इंटू n स्केयर माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंस इसको कहते हैं इस वाले बंदे को, ये सम ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंस ये होता है, ये है सम ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंस। वो कहते हैं वो 50 है, सम ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंस 50 है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन, कहता आर क्या है तो हमने कहा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6, ये 50 गिवन कर दिया, एन कितना 8 इधर आ जाएगा 8 तो 8 का स्केयर होता है 64 माइनस 1 तो 63 तो आर आपके पास आ गया फाइंड कर लें खुद से आप 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 50 और 8 मल्टीप्लाई बाय 63 तो आंसर आ गया 0.40405 तो ये आर आ गया, इतना आसान वाला आर था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा उसने ऑलरेडी उसने कहा ये रैंक कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन उसने देखें डी स्केयर गिवन कर 32 यानी कि देखें डी स्केयर 32 गिवन कर दिया और कहता है कि आर फाइंड करें। हमने कहा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्केयर कितना 23 तो इधर आ जाएगा 23, एन कितना 1 2 3 4 5 6 6 एन स्केयर 36 माइनस 5 36 माइनस 1 35 तो देखें आर इज इक्वल टू क्या आ गया, बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन था 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 23 और 6 मल्टीप्लाई बाय 35 तो आंसर आ गया आर का 0.34 तो देखें ये आंसर आ गया। कितना आसान था, यहाँ पे भी समेशन डी स्क्वायर गिवन कर दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी उसने समेशन डी स्क्वायर गिवन कर दिया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा।
अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवाई जा रहा हूँ तो बेहतर तो ये है कि सबसे पहले आप ये रुक करना, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 15 करवाने लगा हूँ, आपको चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 15 मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करें। तो देखिए आपने जितनी रिवीजन की है, क्या उस रिवीजन में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं? अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी बेहतरीन रिवीजन चल रही है, इसका मतलब अच्छी तैयारी है आपकी माशाल्लाह। तो खुद से ट्राई करें, फायदा हो जाएगा। उसने कहा वेरियंस ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास वेरियंस ऑफ एक्स 16। फिर उसने कहा कि वेरियंस ऑफ वाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास वेरियंस ऑफ एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास वेरियंस ऑफ वाई। एक्स हैज 49% इन्फ्लुएंस, 49% इन्फ्लुएंस इन द वेरिएशन। वेरिएशन की बात आ गई, इसका मतलब ये आर स्क्वायर है 49%। आर स्क्वायर क्या है? 49%। अगर ये आर स्क्वायर 49% है तो यहां से अगर आर फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इस 49% का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 0.49 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो आ रहेगा। तो 0.49 किया तो आंसर आएगा 0.7। तो आर कितना? 0.7। फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी है, यानी कि वो कह रहा है कि बी एक्स ऑन वाई फाइंड करो, यानी कि ये फाइंड करो, ये देखो बी एक्स ऑन वाई। तो हमने कहा कि जो हमारे पास गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग बी एक्स ऑन वाई का सूटेबल फॉर्मूला ये कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ वाई। क्यों वेरियंस ऑफ वाई लिखा? क्योंकि स्लोप वाई पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? बी वाई ऑन एक्स फाइंड चाहिए। उसके लिए वेरियंस ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ वाई देखें गिवन है मेरे पास, ये देखें 25 गिवन है, इसकी टेंशन नहीं है, तो यानी कि डिनोमिनेटर में मैंने जल्दी से 25 लिख लिया। मुझे ये चाहिए कोवेरियंस, कोवेरियंस इस फॉर्मूले से आ सकता है मेरे पास। तो देखें मुझे कोवेरियंस चाहिए, ये सारे हजरात आर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखें आर कितना मेरे पास? 0.7, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए तो इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स है, तो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 25 और इसका आ गया इधर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर रूट लें, 0.7 से मल्टीप्लाई करें, देखें आंसर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर रूट लिया, मल्टीप्लाई 0.7 किया, तो कोवेरियंस आ गया, तो कोवेरियंस आ गया मेरे पास 14। तो यहाँ पे कोवेरियंस आ गया मेरे पास 14। दोनों को डिवाइड करें, 14 डिवाइड बाय 25, तो देखें आंसर क्या आता है? 0.56, 0.56। तो ये इस तरह देखें आंसर आया 0.56। सही हो गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि मुझे फाइंड कर दो n, सारे गिवन डाटा में से n फाइंड कर दो। हमने क्या कर देते हैं n फाइंड। तो n के लिए क्या करेंगे आप? अच्छा मुझे n चाहिए, तो हमारे पास वेरियंस ऑफ x है, वेरियंस ऑफ y है, और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन का सम है, तो यानी कि यहाँ से 13 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से मेरे पास n आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ कोवेरियंस चाहिए। कोवेरियंस के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, बिल्कुल जैसे ये वाला सॉल्व किया कोवेरियंस। क्यों कोवेरियंस के फॉर्मूले पर आया? क्योंकि मेरे पास r भी गिवन है, वेरियंस ऑफ x और वेरियंस ऑफ y भी गिवन है। अब कोवेरियंस चाहिए, यानी कि r कितना है? 0.81 इज इक्वल टू कोवेरियंस चाहिए, वेरियंस ऑफ x कितना है? 2, वेरियंस ऑफ y कितना है? 5.2। तो यहाँ से मेरे पास कोवेरियंस आ जाएगा, कोवेरियंस आ जाएगा 0.81 मल्टीपल बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5.2। तो कोवेरियंस आ जाएगा 2.61। तो इस 2.61 को यहाँ पे पुट करते हैं, 2.61। तो n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2.61। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा। n इज इक्वल टू आ गया 4.98, तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 5, क्योंकि n नंबर है तो नंबर हमेशा 1 2 3 4 5 होल फॉर्म में होगा। तो ये देखें 5 आंसर आ गया इस तरह। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसने एग्जाम में आना ही आना है,
ये बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन तो एग्जाम में आना है। ये क्राइम और पुलिस वाला तो हमेशा एग्जाम में आता। और याद रखना आपने हमेशा जो लाइन बनी वो क्राइम के साथ बनानी है। तो लाइन बनेगी क्राइम इज इक्वल टू A प्लस B और यहाँ पर आ जाएगा हमारी पुलिस। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्राइम, ये मेरे पास हमें पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और पुलिस हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको x ले लें, ठीक है, और इसको आप x ले लें, पुलिस को अपना y ले लें। ठीक हो गया, इस तरह एक लाइन बना लें। ठीक है, तो क्राइम इज इक्वल टू A प्लस B पुलिस के साथ आपकी एक लाइन बन जाएगी। तो यहाँ से शाबाश जल्दी से एक रिग्रेशन लाइन हम बना लेते हैं। ठीक है जी। या दूसरे लफ्ज़ में और आसान कर लें, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं कि देखें क्राइम को फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसको y में लिखना है। तो ठीक है, आप क्राइम को y में लिख लें, पुलिस को x में लिख लें, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें आप। जो ठीक है, अब मैं लाइन बनाने वाला हूँ, तो कैलकुलेटर में जाएं, x में पुलिस पुट कर लें और y में आपने क्राइम पुट करना। शाबाश करें, मैं भी करता हूँ। x में पुलिस 140, 130, 200, 150 और क्राइम में 95। अब क्राइम को y में पुट कर रहा हूँ, मैं क्राइम को y में पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमने कहा रूल बनाया, शुरू में देखा था, जिसको फाइंड करना है उसको कैलकुलेटर के y में पुट कर दो, बस आंसर सारे सही आ जाएंगे। 95, 110, 80, 75। तो लाइन मेरी तैयार हो गई। तो लाइन बन गई क्राइम इज इक्वल टू, क्योंकि अब वाई ऑन एक्स लाइन बनानी है ना, क्योंकि मैंने लाइन वाई ऑन एक्स बनानी, तो ये मेरे पास वाई आ गया, इज इक्वल टू A प्लस B, ये पुलिस मेरी एक्स है इसलिए पुलिस को मैंने एक्स में पुट किया। तो A कितना मेरा 140.8 राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, और B कितना आया मेरा, B माइनस में है। B माइनस में क्यों आया, मुझे पता था मेरा B माइनस में, क्योंकि क्राइम और पुलिस के दरमियान, अगर क्राइम और पुलिस की आप वेरिएबल्स की नेचर देखें, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, जितनी पुलिस फोर्स ज़्यादा होगी क्राइम कम हो जाएगा। जो डाकू हेजिटेट करेंगे स्नैचिंग में, डिकेटी में, रॉबरी में, उसको पता है कि पुलिस पकड़ना ले। जिस एरिया में पुलिस कम होगी ऑब्वियस बात है क्राइम ज़्यादा होगा। इसलिए याद रखेगा क्राइम पुलिस वाले में हमेशा स्लो आपकी नेगेटिव आनी है। तो 0.33, मैं सिर्फ 2 डेसिमल ले रहा हूँ और यहाँ पर आ गया मेरे पास पुलिस। बस सिर्फ ये लाइन चाहिए थी, बस कंप्लीट हो गया, आगे तकरीबन ज़िंदगी आसान है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है बताएं A और B में कौन बेस्ट है। अब हमने बेस्ट का डिसीजन लेना है, तो बेस्ट के डिसीजन लेने के लिए हम एक गेम खेल लेते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन बेस्ट है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि A बेस्ट है या B बेस्ट है। ठीक है, तो हमने देखा ये हमारी ये जो लाइन है, आपको पता है एस्टिमेशन लाइन होती है, एस्टिमेटेड लाइन होती है, हमारा अंदाजा होता है, और ये जो वैल्यूज लिखी होती हैं ये एक्चुअल लिखी होती हैं, ये एक्चुअल होती है, ये हमारी क्राइम। हमने देखा टाउन ए में एक्चुअल क्राइम कितना हुआ, हमने एक्चुअल क्राइम देखना। हमने कहा टाउन ए में जो एक्चुअल क्राइम हुआ वो 95 का हुआ। हमने कहा कितनी पुलिस की मौजूदगी में, हमने कहा 140 पुलिस वाले थे। हमने कहा हमारे मुताबिक क्राइम क्या आ रहा है ज़रा वो बताओ। हमने कहा हमारे मुताबिक क्राइम कुछ ये आ रहा है कि 140 पुलिस वाले हैं, उनकी मौजूदगी में क्राइम हमारे मुताबिक कितना आना चाहिए, क्योंकि हम एस्टिमेट करें, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन हम जानना चाहते हैं कि अगर 140 पुलिस वाले हम इस इलाके में रखें तो हमारे मुताबिक कितना क्राइम आना है। तो देखते हैं क्राइम कितना आता है हमारे मुताबिक। तो 140.8 माइनस 0.33 मल्टीप्लाई बाई 140, तो देखिए आंसर क्या आता है। तो हमारे मुताबिक जो क्राइम आता है
वो आता है 107.8। ये हम हैं, देखें ये रेड वाले जो हैं ये हमारे मुताबिक क्राइम हैं, और ये जो ब्लैक वाला है ये एक्चुअल क्राइम मीन जो हकीकत में क्राइम हुआ, एस्टिमेशन मीन जो हमारा अंदाजा था, ब्लैक एक्चुअल मीन जो हकीकत में क्राइम हुआ। अब कहानी सुननी यहां से। हमने कहा हमारे मुताबिक क्राइम जो है 107 तक होना चाहिए, ये हमारा एस्टिमेट है। हमने कहा अगर 140 पुलिस वाले किसी इलाके में मौजूद हों तो 107.8 इस रेशो तक, इस रेट तक क्राइम की इजाज़त है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखते हैं एक्चुअल क्राइम कितना हुआ। एक्चुअल क्राइम 95 हुआ। इट्स मीन वो हमारे अंदाजे से काफ़ी कम रहे। इट्स मीन हमने कहा यार तो ये कमाल हो गया, हमने तो कहा था 107 तक क्राइम कर सकते हो, 107 तक क्राइम रेट हो सकता है, लेकिन पुलिस तो छा गई, उसने तो 95 पे क्राइम रोक दिया, यानी कि वो हमारे अंदाजे से कितना पीछे रुके। तो इसका डिफरेंस लें 107.8 का और 95 का डिफरेंस लें 12.8। कह सकता हूं इस 8 टाउन की पुलिस ने 12.8 से क्राइम कम रखा। हमारा अंदाजा 107 का था, उन्होंने क्राइम रेट 95 का रखा, हमने कहा वो 12.8 उन्होंने क्राइम को फर्दर डिक्रीज रखा। हमने कहा बी टाउन का क्या सीन है, तो बी टाउन के सीन के लिए हमने कहा बी वाले भाई तुम्हारा एक्चुअल क्राइम कितना है, एक्चुअल क्राइम 110 है, तो बी वालों का एक्चुअल क्राइम 110 है। हमने कहा तुम्हारी पुलिस कितनी थी, उसने कहा 130, तो हमने कहा हमारे मुताबिक अगर 130 पुलिस वाले हों तो हमारे मुताबिक जो क्राइम आता है 140.8 माइनस, तो हमारे मुताबिक 101.8 माइनस, हमारे मुताबिक क्राइम आता है 97.9। हमने कहा बी वाले भाइयों अगर तुम्हारे पास 130 पुलिस वाले हैं तो तुम्हें चाहिए सिर्फ मैक्सिमम 97.9 यानी कि 98 तक क्राइम होना चाहिए, लेकिन उनका एक्चुअल क्राइम देखो 110 पे चलेगा। डिफरेंस लो जरा। हमने कहा था कि बी टाउन वाले भाइयों, बी टाउन वाले पुलिस, तुम्हारा जो क्राइम रेट है वो 97 तक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल क्राइम कितना हुआ उनके इलाके में 110, यानी कि वो हमारे अंदाजे से अबव निकल चुके, यानी कि उनके यहाँ क्राइम रेट हमारे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ, 12.1 क्राइम रेट ज्यादा हुआ। तो बताएं ए और बी में कौन एफिशिएंट है, तो देखें टाउन ए की पुलिस ने 12.8 से क्राइम को कम रखा और टाउन बी वाली पुलिस की मौजूदगी में क्राइम 12.1 से इंक्रीज हो गया। बताएं ए और बी में एफिशिएंट कौन है, हम कहेंगे ए और बी में जो एफिशिएंट होगा वो होगा टाउन ए वाले, तो हम कहेंगे टाउन ए तुम बी के मुकाबले में एफिशिएंट हो, तो हम क्या करेंगे टाउन ए वाली पुलिस को शाबाशी देंगे। हमने कहा शाबाश टाउन ए वाली पुलिस तुम एफिशिएंट हो। फिर उसने पूछा सी और डी में बताओ कौन एफिशिएंट है। हमने कहा सी और डी में कौन एफिशिएंट है, हमने कहा मुकाबला करवा लेते हैं। हमने पूछा सी और यहां पर आ गया डी। हमने कहा सी तुम्हारा एक्चुअल क्राइम कितना है, उसने कहा सर एक्चुअल क्राइम 80 है, तो हमने लिख लिया एक्चुअल क्राइम 80 है। हमने कहा तुम्हारी पुलिस कितनी थी, उसने कहा सर 200, तो हमने कहा अगर 200 पुलिस वाले हों तो हमारे मुताबिक क्राइम कितना आता है, तो हमारे मुताबिक क्राइम आता है 140.8 माइनस 0.33 मल्टीप्लाई बाय 200, तो हमारे मुताबिक क्राइम आता है 74.8। ये कैसे आया आपको पता है, सारा वही कैलकुलेशन आई जा रही है। हमने कहा सी वाले टाउन अगर तुम्हारे पास 200 पुलिस है तो 74 तक तुम्हें क्राइम की इजाज़त है, इससे अबव क्राइम ना होने देना, लेकिन एक्चुअल क्राइम कितना हुआ 80 हो गया, यानी कि हमारे अंदाजे से अबव क्राइम निकल गया। कितना अबव निकला, हमने कहा डिफरेंस ले लेते हैं 5.2, यानी कि सी वाले टाउन ने क्राइम इंक्रीज हो गया 5.2 से। हमने कहा ठीक है डी वाले भाइयों तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करते हैं। हमने कहा डी तुम्हारा एक्चुअल क्राइम कितना, उसने कहा सर 75, तो एक्चुअल क्राइम 75 आ गया। पुलिस वाले कितने थे, उसने कहा सर 150। हमने कहा 150 की मौजूदगी में हमारे मुताबिक क्राइम कितना आता है 140.8 माइनस 0.33 मल्टीप्लाई बाय 150, तो उसने कहा 91.3।
हमने कहा डी वाली पुलिस, तुम्हारा क्राइम रेट हमारे मुताबिक 91.3 होना चाहिए, खुदा के वास्ते इससे ऊपर ना जाना। लेकिन चेक करें, उन्होंने क्राइम अच्छा खासा कंट्रोल किया, उन्होंने 75 पे कंट्रोल किया। हमने कहा शाबाशी मिलनी चाहिए तुम्हें, तो तुम्हारी प्रोग्रेस के ऊपर तुमने तो अच्छा खासा क्राइम कंट्रोल किया। और कितना कंट्रोल किया? 16.3 से। तो देखें, सी में क्राइम इंक्रीज हो रहा है 5.2 से, डी में क्राइम डिक्रीज हो रहा है 16.3 से। तो बताएं इनमें से एफिशिएंट कौन है? हमने कहा डी टाउन, तुम एफिशिएंट हो। तो सारे सिनेरियो में एफिशिएंट कौन रहा? हमने कहा ए एंड डी टाउन ये एफिशिएंट रहे। और ये भाइयों एग्जाम में आना है हर हाल में, इसको तो रट्टा लगा ही लो अच्छे तरीके से। तो मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को याद ही कर लो आप, क्योंकि मुफ्त के 3 नंबर आने और ये 2 नंबर से ऊपर के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, टाइन रैंक सिर्फ मैं एक कैलकुलेशन कराऊंगा। नॉर्मली टाइन रैंक एग्जाम में नहीं आता, ना हमारे सिलेबस में, ना ही कभी एग्जाम में बच्चों का आया। तो इसके बारे में मैंने बच्चों से फीडबैक भी लिया कि टाइन रैंक का कभी क्वेश्चन आया, तो तकरीबन ये कह लें 100 में से 99% बच्चों ने कहा हमें टाइन रैंक नहीं आता, सवाई एक आधे टाई रैंक आ गया। तो इसलिए मैंने कहा चलें ठीक है, फर्दर सिक्योर के लिए टाई इन रैंक को भी डिस्कस कर देते हैं। तो टाई इन रैंक की सिर्फ मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। ये एक्स से ये वाई है, हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं 2 5 5 9 12। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू ले ली। और वाई की वैल्यूज कुछ ले लेते हैं हम। वाइज में ले लिया हमने 7 3 7 7 6 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाई हो जाए हमारे क्वेश्चन में। अब मैं इसकी करता हूँ रैंक, इनकी रैंकिंग करूँगा मैं। अब मैं जब इनकी रैंकिंग करूँगा तो मैंने देखा 2 सबसे लोवेस्ट, 2 को 1 दे दिया, 2 के बाद 3 ढूंढा नहीं, 5 है। तो 5 देखे 2 टाइम आ रहे हैं, तो इन दोनों का एवरेज लूँगा, तो 5 + 5 डिवाइड बाई 2, जो एवरेज आएगा वो रैंक दूंगा। तो 10 आया, 10 डिवाइड बाई 2, लो जी बाई चांस एवरेज भी 5 आ गया। ठीक है, बाई चांस एवरेज भी 5 आ गया इनका। तो ठीक है, इनको मुझे एवरेज रैंक देना, ठीक है। तो एवरेज रैंक के लिए तो 10 5 आया, तो इसको भी मैं 5 दे दूंगा, इसको भी 5 दे दूंगा। ठीक है, इसको भी मैं 5 दे दूंगा, इसको भी मैं 5 दे दूंगा। ठीक है, एवरेज दे देना। लेकिन एक्चुअल रैंक मेरे कहाँ तक हो गए? पहला रैंक भी हो गया, ये दूसरा रैंक भी हो गया, और तीसरा, 3 तक रैंक हो गया। चौथा रैंक किसको मिलेगा? 9 को मिलेगा। 4 रैंक हो गए। अब 5 और 6 में दोबारा टाई हो गया। 5 और 6 में 12 + 12 डिवाइड बाई 2, तो आंसर 12 आया। तो इसका मतलब 5 के बाद ये छठा था और ये 7वां रैंक था, इसको भी 12 मिलेगा, इसको भी 12 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने उनको एवरेज असाइन कर दिए, एवरेज रैंक असाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने एवरेज लिया ना, हाँ अब ये हुआ क्या है, बच्चे ये गलती करते हैं भाई, ये एवरेज जो है कभी भी एक्चुअल वैल्यूज़ का नहीं ले लेना आपने। समटाइम बच्चे एक्चुअल वैल्यूज़ का एवरेज लेते हैं, भाई नहीं, एक्चुअल वैल्यूज़ का एवरेज नहीं लेना। ये जो 2 और 3 है ना, जिनके दरमियान रैंक के दरमियान टाई है, इनका एवरेज लेना है। यानी कि 5 वाला रैंक कौन सा था? पहला वाला रैंक तो 2 को मिल गया, मसला आया दूसरे और तीसरे रैंक में, तो भाई 5 और 5 का एवरेज खुदा के वास्ते नहीं लेना, इस 2 और 3 का एवरेज लेना है। यानी कि 2 + 3 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 2.5। यानी कि इनको 5 और 5 रैंक नहीं मिलना, इसको भी 2.5 मिलेगा, इसको भी 2.5 मिलेगा। एवरेज लेना है रैंक का, ना कि एक्चुअल वैल्यूज़ का। इसलिए मैंने सबसे पहले खुद एक्चुअल वैल्यूज़ ली थी ताकि आपको बात समझा सकूँ। तो कितने हमारे पास रैंक हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसको मिल गया। अब 5वें और 6ठे में टाई हुआ, तो भाई एक्चुअल वैल्यूज़ का नहीं लेना। 1 2 3 4 हो गया, 5 6, इसका मतलब 5 और 6 में टाई हुआ, इन दोनों का क्या करें? एवरेज ले लें। तो 5.6 11 डिवाइड बाई 2, तो 5.5। तो इस 12 को भी 5.5 मिला, इस वाले 12 को भी 5.5 मिला। ठीक है जी, तो इस तरह से कुछ एक्चुअल हमारे पास रैंक्स बने। ठीक है, ज़रा इसको नीट कर देते हैं अब जो अपने एक्चुअल करना है। ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ कहाँ गई? दो जी, सारी वैल्यूज़ भाग गई। अब कोई हाल नहीं, अब दोबारा से डाटा लेना पड़ेगा। ये x है, ये y है।
अब पता नहीं कौन सी वैल्यूज ली थी। 2 5 5 7 12 12 6 3 9 6 6 3। ठीक है, चलें अब डायरेक्ट जिस हमने ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 सबसे लोवेस्ट है, पहला रैंक मिल गया। 5 और 5 में टाई हो गया, यानी कि दूसरे और तीसरे रैंक में टाई हुआ, तो दूसरे और तीसरे में टाई हुआ, एवरेज ले लें तो 5 डिवाइड बाई 2 2.5, तो इसको भी 2.5 मिल गया, इसको भी 2.5 मिल गया, यानी कि 3 तक रैंक हो गए। चौथा रैंक 7 को मिल गया। फिर 5 और 6 में दोबारा टाई हुआ, तो 5 और 6 में टाई हुआ, तो इनका एवरेज ले लें तो आंसर आता है 5.5। तो इस 12 को भी 5.5 मिल गया और इस वाले 12 को भी 5.5 मिल गया। ठीक है, वाई की रैंकिंग करते हैं। सबसे लोवेस्ट 3 है, तो 1 2 3 2 हैं, यानी कि पहले ही 2 रैंक्स में टाई हो गया, 1.5 आ गया, तो इसको मिल गया 1.5 और इसको भी मिल गया 1.5, तो 2 रैंक देखो हो गए। तीसरा रैंक किसको मिलेगा? इसको, तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा टाई हो गया, एवरेज ले लें 9 12, तो 12 डिवाइड बाई 3 आंसर इज 4, तो इसको भी 4 मिल गया, इसको भी 4 मिल गया, इसको भी 4 मिलेगा, तो रैंक कहाँ तक हो गए? 5 तक हो गए। छठा रैंक इसको मिलेगा, ये छठा रैंक इसको मिलेगा, तो रैंक्स हमारे कंप्लीट हो गया। याद रखना है, ये जो टाई इन रैंक होते हैं, अब इनके जो रैंक को कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आंसर में फ़र्क आ जाएगा, इसलिए टाई इन रैंक को हमेशा अपने मैनुअली कैलकुलेट खुद से करना है। तो रैंक का फॉर्मूला 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस एडजस्टिंग फैक्टर लिख लें या टाई लिख लें, डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 1, अब मुझे क्या चाहिए? डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर चाहिए 1 - 4 3 3 का स्क्वायर 9, 5 - 3 2 2 का स्क्वायर 4, तो 5 9 - 5 4 4 का स्क्वायर 16, 1 6 का स्क्वायर 36, 12 - 3 9 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। ओए क्या ये टाई का लेना है मैंने, डिफरेंस एक्चुअल का ले ही जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो टाइस का लेना है मुझे, इसको रेस करें ज़रा, और मैंने कितनी हैवी वैल्यू सुनी आनी चाहिए। अच्छा जी, आंसर आएगा इसका 1 और 4 का डिफरेंस, तो 4 - 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 2.5 - 1.5, तो 2.5 - 1.5 किया, आंसर आ गया 1, 1 का स्क्वायर आ गया 1, फिर 2.5 और 6 का, तो 6 - 2.5 जो आंसर है उसका स्क्वायर किया 12.25, फिर 4 और 4 का डिफरेंस लिया 0 आया, 5.5 और 4 का डिफरेंस 1.5 आया, उसका स्क्वायर किया तो 2.25 आया, फिर 5.5 और 1.5 का डिफरेंस लिया, 4 का स्क्वायर 16 आया, सबका सम कर दो, 10 + 12.25 2.25 + 16, तो आंसर आ गया 40.5। तो देखें 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर कितना आ गया 40.5। अब मुझे एडजस्टिंग फैक्टर चाहिए, तो एडजस्टिंग फैक्टर मैंने आपको याद करवाया हुआ है, वो ये करवाया है कि अगर हमारे पास 2 टाई आ जाएं उसका आंसर 0.5 है। ठीक है, और 3 टाई आ जाए उसका आंसर 1 आता है। तो इसको देखते हैं, अब ये एडजस्टिंग फैक्टर में टाई के आंसर कैसे आते हैं। तो टाई का फॉर्मूला कुछ ये होता है, टाई का फॉर्मूला होता है 1/12 t³ - t, ये फॉर्मूला होता है टाई का। अब हमारे पास कितने टाई हुए यहाँ पे देखें, 2 और 3, यानी कि 2 वैल्यूज में टाई, x में 2 वैल्यूज के दरमियान में टाई हुआ, 2 टाई हुआ है, तो 2 टाई में इस t की जगह 2 पुट करते हैं, 1/12 2 का क्यूब -2, तो 1/12 2 का क्यूब कितना है 8, 8 - 6 तो सॉरी 8 - 2 6 आ गया, तो 6 डिवाइड बाई 12 आंसर इज 0.5। तो याद रखें जो 2 टाई का आंसर है वो 0.5 आता है, यानी कि यहाँ पे 2 टाई हुए हैं,
x में, इसका 0.5 आंसर हुआ आ गया। यहाँ पे भी 5 और 6 2 टाई हैं, इसका आंसर भी 0.5 आ गया, ये तो x में आ गया। अच्छा 3 टाई का आंसर क्या आता है? अगर 3 टाई हो जाएं उनका आंसर क्या आता है? इनको बेशक ना याद ही कर लें आप, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाए, वरना इस टाई को भी सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर 3 टाई आ जाएं तो उसका आंसर क्या होता है? तो 3 टाई के लिए देखिएगा, अगर t इज इक्वल टू 3, 3 टाई आ जाए तो 1/12 t क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3, तो 1/12 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3, तो 24 डिवाइड बाई 12, तो आंसर इज 2। तो 3 टाई हो जाए उसका आंसर 2 आता है, ठीक है। अब y में देखिए कितने टाई हुए हैं, y में टाई हुआ था 3 और 3 के दरमियान, यानी कि x में अगर मैं टोटल टाई की बात करूं 2 टाई हुए थे, 2 टाई, उसका आंसर आ गया 0.5। फिर x में और 2 टाई हुए थे। अच्छा टाइज को 2 + 2 4 नहीं करना, सबको सेपरेटली करना है, इसका भी आंसर आ गया 0.5। y में कितने टाई हुए? 3 और 3, y में 2 टाई हुए, उसका आंसर आ गया 0.5। और 6 6 6 और एक 3 टाई भी हुए y में, 3 टाई, तो 3 का टाई का आंसर कितना? 2। इन सबको जमा कर लें तो 1.5 1 3, तो 3.5 टोटल एडजस्टमेंट आई है टाई की, तो 3.5 को यहां पर ऐड कर दें। n कितना? 1 2 3 4 5 6, तो n हमारे पास 6 आ गया, तो बस ठीक है, आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, बस n हमारे पास 6 आ गया। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 35, तो लो जी आंसर आ गया। बस सारे को 1 टाइम सॉल्व करते आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 40.5 40.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 35, आंसर आ गया -0.26। तो ये देखें, ये टाइन रैंक आपने इस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 13 की रिवीजन कंप्लीट हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लें। क्लास प्रैक्टिस के जो मैंने नोट करवाए उनको लाजमी रिवाइज करना। क्लास लेक्चर्स के जो नोट्स हैं, क्योंकि क्लास लेक्चर के नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट, उनको रिवाइज करना। जो MCQs दिए चैप्टर 13 के वो रिवाइज करना है। ICAP का क्वेश्चन बैंक रिवाइज करना है। और देखें क्या लिखा हुआ, स्पेशली प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन की, ये बात अपने प्रॉपर्टी से याद करनी। ये सारी चीज़ें मस्ट प्रिपेयर करनी, जितने भी टिक लगाए हैं ये मस्ट प्रिपेयर करना, लाजमी करना। ये यूज़ है चैप्टर 13 का, इसके बगैर चैप्टर 13 आपका अधूरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर 13 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपने इनकी अच्छे से रिवीजन कर लेनी है। होप सो इस रिवीजन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।